हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। सो हमारा जो है अभी बायोलॉजी का सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको नोट्स के ज़रिए जो है हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है, तो आप उसको जा कर के देख सकते हैं। और हमने जो है उसके बाद एग्जाम्पल सीरीज़, डेट इन साइंटिस्ट का सीरीज़, ये सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप जो है इसको जा कर के देख लीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। हर एक चीज़ को मैंने एनसीईआरटी से निकाल करके पूरा अच्छे से पढ़ाया है, आपको अच्छे से बताया है। आप उसको जाकर के देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, हाईली रिपीटेड जो भी टॉपिक्स हैं चैप्टर के अंदर, वो मैंने आपको बताया। और उसमें जो है हमारा 4 चैप्टर हो चुका है। हमारा एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद जो आगे यूनिट है उसको भी मैं अच्छे से करवाऊँगी। तो सबसे पहले जो है हम बायोलॉजी और केमिस्ट्री, आज मतलब हम केमिस्ट्री जो है उसको भी स्टार्ट कर दिए हैं। मैं आपको केमिस्ट्री भी अब से पढ़ाऊँगी। और केमिस्ट्री में मैंने फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहला चैप्टर जो फर्स्ट लेक्चर लिया है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, विच इज़ द बेसिक चैप्टर हमारी क्लास 11th का और फिजिकल केमिस्ट्री का। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने वो चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। एक लेक्चर ऑलरेडी हो रखा है उस पर, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसको मैंने वहाँ पे कराया है। आप उसको जाकर के देख सकते हैं। सेकेंड लेक्चर जो है बहुत ही जल्द आने वाला है और उसमें ही पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सारे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, थ्योरी जो है उसको हम करने वाले हैं। जो भी इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं, किसी भी टॉपिक पे अगर कोई एग्जाम्पल्स है जो कि मस्ट है उसको करना है, तो वो मैं आपको करवाऊंगी। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ जो है एक वीक के अंदर ही मैं जो 6-7 लेक्चर्स होंगे उसमें 3 लेक्चर्स जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बायोलॉजी के, जो कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज जो स्टार्ट हो रहा है आज से वो होगा। और एनसीईआरटी सीरीज में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है बायोलॉजी के अंदर वो हम करने वाले हैं। तो 3 दिन जो है वो वीक में मैं आपको ये बायोलॉजी करवाने वाली हूँ और 3 दिन जो है मैं आपको केमिस्ट्री जो है उसको करवाऊंगी। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी ही सिलेबस जो हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 दिन जो है उसमें बायोलॉजी और 3 दिन जो है केमिस्ट्री है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले। तो आप उसको जाकर के देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो हम सबसे पहले जो है पहला यूनिट जो है हमारे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है इसका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का बायोलॉजी का, तो उसमें सबसे पहला यूनिट जो है दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसको हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं। और डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड जो है इसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर 1 जो है वो है लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 2 जो है वो है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर 3 हमारे पास जो है वो प्लांट किंगडम है। और चैप्टर 4 जो है वो हमारा एनिमल किंगडम है। तो ये चारों के चारों चैप्टर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के अंदर आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि इसमें तो हमारा जो एनसीईआरटी है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड को कैसे डिफाइन कर रहा है उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, और मेरे साथ आप जो है, आप भी अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है, वैसे तो होनी ही चाहिए आपके पास, तो आप जो है इसको ओपन करिए और मेरे साथ जो है इसको अच्छे से करिए। जो भी मैं पॉइंट आपको लिखाऊंगी या फिर जो भी पॉइंट अंडरलाइन करना होगा वो आप अंडरलाइन करिए मेरे साथ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको करना। क्योंकि एनसीईआरटी आपको बार बार पढ़ना है, 15 to 20 टाइम्स आपको पढ़ना है पूरे साल में। तो पहली बार अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम पॉइंट्स को अंडरलाइन, हाईलाइट करें, ताकि जो है आने वाले टाइम में जब भी हम पढ़ें उन चीज़ को तो वो हमारे सामने आए और वो अच्छे से हमें याद रहे। तो सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ने वाले हैं, किसी भी जो पेज है उसको नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि हर एक पेज से आपको पता है कि जो कम से कम मतलब बायोलॉजी के अंदर तो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आता है हर एक पॉइंट से। तो सबसे पहले डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी को डिफाइन किया गया है। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। बायोलॉजी क्या होता है? ये साइंस है लाइफ फॉर्म्स का, कि जो लाइफ है वो कैसे ओरिजिनेट हुई है, लाइफ कैसे चल रही है, और लिविंग प्रोसेसेस, जो भी लिविंग प्रोसेसेस होती है एक लिविंग बीइंग्स के अंदर, जितने भी तरह के प्रोसेसेस चलते हैं, जो भी लाइफ फॉर्म्स हैं, कि लाइफ की ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, ये सारी चीज़ें जो है वो बायोलॉजी के अंदर आती है। द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो कंप्राइज करता है कि मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर कितने अलग अलग तरह के जो अमेजिंग डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, उनकी डाइवर्सिफिकेशन कैसे हुई है। अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन द इनएनिमेट मैटर एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो पहले के अर्ली मैन थे
वो इजीली परसीव कर पाते थे कि जो इनएनिमेट मैटर है, मतलब जो नॉन लिविंग मैटर है और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में डिफरेंसेस वो पता कर पाते थे। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, कुछ इनएनिमेट मैटर जो है जिसको वो डिफाइन किए, वो था, मतलब इनएनिमेट का मतलब हो गया कि नॉन लिविंग मैटर। तो नॉन लिविंग मैटर जो है उसमें विंड, हवा, सी, फायर, ये सारी चीजें जो है अर्ली मैन जो है इसमें इनएनिमेट मैटर में जो नॉन लिविंग मैटर है उसके अंदर जो है इनको रखा गया। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके बाद अ कॉमन फीचर ऑफ ऑल सच फॉर्म्स ऑफ द इनएनिमेट एंड एनिमल ऑब्जेक्ट्स वाज द सेंस ऑफ ऑ एंड फियर दैट दे इवोक। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था वो ये था कि सेंस ऑफ ऑ एंड द फियर, मतलब डर जो है उसका जो सेंस होता है ये हमें देखने को मिला लिविंग के अंदर। द डिस्क्रिप्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी डिस्क्रिप्शन जो है जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी जो आते हैं वो बहुत ही ज्यादा बाद में हुआ ह्यूमन हिस्ट्री के बाद। सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोजेनिक जो व्यू है बायोलॉजी का कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन द बायोलॉजिकल नॉलेज। सिस्टमैटिक एंड मोन्यूमेंटल डिस्क्रिप्शंस इन लाइफ फॉर्म ब्रॉट in out of necessity detailed system of identification nomenclature and classification। जो systematic and जो monumental descriptions है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है, किसी भी तरह की उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी हुई है, नोमेनक्लेचर कैसी हुई है, क्लासिफिकेशन कैसी हुई है, तो वो सिस्टमैटिक एंड मोनोमेंटल डिस्क्रिप्शन जो है लाइफ फॉर्म्स का वो बहुत ही ज़्यादा क्या है जरूरी है, इसकी क्लासिफिकेशन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो बिगेस्ट स्पिन ऑफ इस तरह की स्टडीज़ का है द रिकॉग्निशन ऑफ द शेयरिंग ऑफ द सिमिलैरिटीज अमंग living organism both horizontally and vertically that all present day living organism are related to each other। अभी जितने भी तरह के जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। एंड ऑल्सो टू ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अभी जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे हैं वो इससे रिलेटेड है कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ पे, और पिछले मतलब हिस्ट्री में हमारे जो इवोल्यूशन हुआ है उस टाइम पे भी कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो रह चुका है। मतलब वही कह रहा है कि दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ वाज द रिवेल्यूशन विच हम्बल्ड मैन एंड लेड टू द कल्चरल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन। द बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए जो है कितने तरह के कल्चरल मूवमेंट्स जो है वो आ चुके हैं। इन द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम अ टेक्सोनोमिक्स पर्सपेक्टिव। अब हम चलते हैं सेकेंड पेज की तरफ जिसमें हमें अर्नस्ट मेयर जो है साइंटिस्ट उनके बारे में जो है दे रखा है। उनका जो 1904 से 2004 तक जो है 100 साल वो जिंदा रहे और उनका जो है लाइफ टाइम का बात दे रखा है, उसमें उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है दे रखी है। और यहाँ से आपको पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है और किन किन पॉइंट पे क्वेश्चन आएगा या आ सकता है उन चीज़ को भी मैं अभी बताऊंगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है इसलिए हम इस पेज को जो है, और हर एक चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले साइंटिस्ट का नेम दे रखा है। तो साइंटिस्ट का मतलब यूनिट स्टार्ट होने से पहले, और यूनिट स्टार्ट होने से पहले जितने भी साइंटिस्ट का नाम दे रखा है उनके बारे में दे रखा है वो हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जो एनटीए है वो डायरेक्टली क्वेश्चन दे ही देता है इन सब चीज़ों से। तो पहले इनका जन्म समझते हैं कि 1904 में हुआ है 5 जुलाई इन कैम्पटन जर्मनी में। कैम्पटन जर्मनी के कैम्पटन में जो है इनका जन्म हुआ। एंड अर्नस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे वो, हु हैज़ बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के जो है 20वीं सेंचुरी के जो है उनको डार्विन कहा जाता है। वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। उस टाइम के मतलब 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से जो है एक थे ये डार्विन जी, सॉरी अर्नस्ट मेयर जी, और इनको डार्विन कहा जाता है 20th सेंचुरी का। मेयर ज्वाइन द हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस 1953 में। ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1953 में जो अर्नस्ट मेयर है इन्होंने हार्वर्ड फैकल्टी जो है आर्ट और साइंस का उसको जो है वो ज्वाइन किया, और 1975 में वो रिटायर हो गए वहाँ से। तो हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस में ज्वाइन किए 1953 में, और 1975 में वो वहाँ से रिटायर हो गए अज्यूमिंग द टाइटल। और वहाँ पे जब वो रिटायर हुए तो उनको एक टाइटल दिया गया अलेक्जेंडर अगेसिस, प्रोफेसर ऑफ द जूलॉजी एमेरिटस। तो जूलॉजी एमेरिटस जो है उनका प्रोफेसर का टाइटल इनको दिया गया। एंड थ्रू आउट हिज नियरली 80 ईयर 80
80 साल के करियर में उन्होंने जो रिसर्च का करियर चुना वो 80 साल तक उन्होंने काम किया। एंड हिज रिसर्च स्पैंड ऑर्निथोलॉजी, और किस किस चीज़ पे वो जो रिसर्च किए थे वो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? बेसिकली बर्ड की जो स्टडी होती है उसको ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो उस पर उन्होंने स्टडी किया। टेक्सोनोमी जो है, जो मैं अभी आपको बताऊंगी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, तो टेक्सोनोमी के ऊपर, उसके बाद जूजियोग्राफी, इवोल्यूशन के ऊपर, सिस्टमैटिक्स के ऊपर, और हिस्ट्री एंड फिलोसॉफी जो है बायोलॉजी की, इन सब चीज़ों पे उन्होंने रिसर्च किया, अच्छे से काम किया था। और इसलिए उनको 80 ईयर जो है उन्होंने इस करियर को दिया था, अपने रिसर्च वाले करियर को। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, और मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी की ओरिजिन कैसे होती है इसको उन्होंने ही रिसर्च किया, उन पे काम किया था। एंड द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे। ही ऑल्सो पायनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ए बायोलॉजिकल स्पीसीज टर्म जो है वो उन्होंने ही करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन जो है बायोलॉजिकल स्पीसीज का वो अर्नस्ट मेयर ने ही दिया था। एंड मेयर वाज अवार्डेड द 3 प्राइजेस, उनको 3 प्राइजेस मिला था, रिगार्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। और इसलिए उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है क्योंकि उनको 3 प्राइजेस मिला था। पहला प्राइज था बाल्जन प्राइज 1983 में, दूसरा था इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी 1994 में, और तीसरा था क्रेफोर्ड प्राइज 1999 में। तो ये 3 डेट और उनका प्राइज आप याद रख लेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एक बाल्जन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज बायोलॉजी के लिए 1994 में, और 1999 में क्रेफोर्ड प्राइज मिला था। और उनकी जो मृत्यु थी वो मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 साल की उम्र में उनका मृत्यु हो गया, डेथ हो गया 2004 में, क्योंकि उनका जन्म हुआ था 1904 में। तो ईयर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला बॉर्न जो हुआ थे वो 5 जुलाई 1904 कैंपटन जर्मनी में, और डेथ 2004 में, 100 साल वो जिए थे। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी उनको कहा जाता है। और उन्होंने जो भी स्टडीज़ की थी ये चीज़ें आप याद रखेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी पे भी वो काम किए थे। और जो 3 प्राइज उनको मिला था, प्राइज का नाम, ये चीज़ आप याद रख लेंगे, पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा अगर इससे क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, इसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ल्ड को। तो देखिए, हम पूरा का पूरा चैप्टर जो है उसको फिनिश करने वाले हैं। क्यों फिनिश करने वाले हैं पूरा एक ही बार में? क्योंकि अब जो है बहुत ही कम चीज़ें बच गई है इस चैप्टर में। बहुत सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह जो थी वो सारी चीज़ें जो है वो रिमूव कर दी गई है हमारे सिलेबस से। तो बहुत ही कम चीज़ें बची हुई है। तो टॉपिक्स जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और दूसरा टॉपिक है दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो यही 2 टॉपिक जो है वो बचा हुआ है, एक डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम चीज़ें बची हुई है और कम चीज़ें से ही क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो लिविंग वर्ल्ड जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें कहता है कि हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, कितना वंडरफुल है हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट, जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ रह सकते हैं? जो कोल्ड माउंटेन्स हैं वहाँ रह सकते हैं, डेसिडियस फॉरेस्ट जो है उधर, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट एंड हॉट स्प्रिंग, लिवर्स स्पीचलेस। मतलब कितना अमेजिंग है ये लिविंग वर्ल्ड जो है। इतने सारे वेराइटीज ऑफ जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट है, कंडीशंस है, इन सब जगहों पे क्या कर सकते हैं लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो रह सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ माइग्रेटिंग बर्ड, द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग शार्क, इवो ई एंड द डीप सेंस ऑफ द वॉन्डर। मतलब ये सारी चीज़ें जो है कैसे जो है वो रहती है किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में, कैसे ये खुद को सर्वाइव कर पाती है, कैसे ये रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है, कितना अमेजिंग है ये लिविंग वर्ल्ड। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और जो कॉपरेशन होते हैं अमंग द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन कैसे एक ही एरिया के अंदर जो है वो कैसे रहते हैं, कैसे कॉन्फ्लिक्ट, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के साथ भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अमंग द पॉपुलेशन ऑफ ए community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life. This question has 2 implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is एज अपोज टू द नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या पोजीशन है, क्या मतलब जो डेफिनेशन है वो। और जो सेकेंड जो है फिलोसॉफिकल जो क्वेश्चन है दैट एंड सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, लाइफ का पर्पस क्या है। एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। क्योंकि ये चैप्टर जो है इसी पे बेस्ड है तो हम सिर्फ और सिर्फ जो है लिविंग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है उसमें है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड कहता है कि इफ यू
लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम अपने अगल बगल या कहीं भी देखते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हम देख रहे होते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट, या तो वो पॉटेड प्लांट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, बर्ड हो सकता है, हमारा पेट हो सकता है, या किसी भी अदर एनिमल्स, कोई और एनिमल्स और प्लांट्स हो सकता है। डिफरेंट वैरायटीज जो है, लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास रहता है। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आइज। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बहुत ही अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, कुछ तो जो जिसको हम देख सकते हैं वो मैंने अभी बताया है आपको, लेकिन कुछ ऐसे भी तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम अपनी नेकेड आई से जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बट दे आर ऑल अराउंड अस। जैसे माइक्रोब्स, वो हमारे अराउंड प्रेजेंट है, वो हमें नेकेड आई से नहीं देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आसपास वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमारे आसपास प्रेजेंट नहीं होने की वजह से भी उनके पास मतलब डिफरेंट वैरायटीज है, लार्ज वैरायटीज है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू विल मेक ऑब्जर्वेशन इन, अगर हम एरियाज इंक्रीज करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं जो रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट यू सी वुड इंक्रीज। मतलब जितना ज्यादा हम एरिया बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मतलब ऑब्जर्वेशन जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे, जितनी ज्यादा एरिया बढ़ाएंगे, उतनी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ऑब्वियसली इफ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर हम डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं, यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहां पे देखते हैं हम, और इच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। जितने भी अलग अलग डिफरेंट काइंड के हम प्लांट्स, एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं, वो एक स्पीसीज को डिफाइन करता है, एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। जो नंबर ऑफ, यहाँ पे एनसीईआरटी हमारा कहता है कि जो नंबर ऑफ स्पीसीज है जो नोन है और उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, 1.7 से 1.8 मिलियन, एंड दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। हमारे जो ये, इसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है हमारे अर्थ पे, वी शुड रिमेंबर हेयर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया, जितने भी न्यू एरिया हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, एंड इवन द ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। मतलब अगर हम नए एरिया को या फिर पुराने एरिया को भी अगर हम जो है वो याद करेंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो कंटिन्यूसली क्या होगा, आइडेंटिफाई हमें मिलता जाएगा। एज स्टेटेड अर्लियर, देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जो है मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, और वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हम अलग अलग जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको लोकल नेम से, अलग अलग नाम से हम जानते हैं। ये जो लोकल नेम्स है वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब ये जो लोकल नेम्स है वो हर जगह वेरी कर सकता है, किसी भी जगह पे किसी प्लांट का नाम जो है अलग है, मतलब लोकल नेम की अगर हम बात कर लें तो लोकल नेम में उसका नाम जो है वो वेरी कर सकता है, किसी जगह पे कुछ और है, किसी जगह पे कुछ और है। मतलब लोकल नेम जो है वो पीपल के द्वारा दिया जाता है, वहां पे जो लोकेलिटी के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा वो नाम दिया जाता है। तो उस लोकेलिटी में वो पर्टिकुलर उसी नाम से जो है उस चीज को जो है हम समझते हैं। ये जो लोकल नेम्स है ये वेरी कर सकता है। इवन विद इन अ कंट्री प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर। मतलब इससे क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम अगर जो है ट्रेवल कर रहे होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो सेम चीज का नाम जो है वो अलग अलग है। अगर हम एक साइंटिफिक तरीका नहीं निकालेंगे उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को, मतलब पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम चीज, मतलब एक चीज है और एक कोई प्लांट है मान लेते हैं, और उसका नाम जो है अगर सेम नहीं है हर जगह पे साइंटिफिक तरीके से, तो समझना और समझाना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है ये जो लोकल नेम्स है ये। और वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अगर उसके बारे में हम जो है लोकल नेम से समझेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज या बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। हेंस देयर इज नीड टू standardize the naming of the living organism such that a particular organism is known by same name all over the world। और इस प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर वो प्रोसेस, नोमेनक्लेचर का मतलब बेसिकली होता है नामकरण। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक स्टैंडर्ड मीनिंग होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड तरीका होना चाहिए जिससे उस ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का हम नाम दे सकते हैं, और वो ऑल ओवर वर्ल्ड हम जहाँ पे भी जाते हैं, जहाँ पे भी जाए, उसका नाम जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब लोकल तरीका से उसको अलग नाम दे सकते हैं, वो लोकेलिटी के द्वारा होता है, वो पीपल
के द्वारा होता है, लेकिन साइंटिफिक तरीका एक स्टैंडर्ड नेम होना चाहिए, जिससे हम अगर किसी भी जगह पे ट्रैवल करते हैं तो उसका नाम चेंज नहीं होना चाहिए, वो नोमेनक्लेचर होता है। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नोमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये जो नोमेनक्लेचर है या नाम है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया जाए, मतलब करेक्टली उसको जो है वो डिस्क्राइब किया जाए, एंड वी नो दैट द ऑर्गेनिज्म इज नेम, और उस ऑर्गेनिज्म के साथ क्या नेम अटैच होना चाहिए वो पता होना चाहिए आपको, उसको करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाए हम, इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म। इस स्टडी को फैसिलिटेट करने के लिए जो साइंटिस्ट है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग जो है साइंटिफिक नेम जो है मतलब अलग अलग तरीका से साइंटिफिक नेम असाइन किया, विच इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। प्लांट्स के लिए जो साइंटिफिक नेम जो है वो दिया गया बेस्ड ऑन द अग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच वाज प्रोवाइडेड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब एक बेसिकली जो है ऐसा ICBN जो है ऐसा बोर्ड बनाया गया, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जिसके द्वारा प्लांट्स की नेमिंग की जाएगी, मतलब प्लांट्स का जो साइंटिफिक नेमिंग है वो की जाएगी ICBN के द्वारा। एंड यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड, मतलब क्लासिफाई जो है एनिमल की क्लासिफिकेशन उसको ICZN के द्वारा किया जाएगा। और इन दोनों जो फुल फॉर्म है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो आप इन दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट, जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या इंश्योर करता है, दैट हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका एक नेम होगा, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होना चाहिए, एक सिंगल नेम होना चाहिए उसका। एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, किसी की ऑर्गेनिज्म के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो सेम नेम के ऊपर अराइव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक अलग साइंटिस्ट कहीं काम कर रहा है या अलग पीपल कहीं काम कर रहे हैं, वो मतलब डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, साथ में बैठे हैं और वो ग्रुप डिस्कशन मान लो कर रहे हैं, तो उसमें नाम जो है वो अलग अलग आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम जो है घूम फिर के अगर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उनका नाम जो है वो सेम आना चाहिए। तो ऐसा एक होना चाहिए तरीका। और डिस्क्रिप्शन दे ऑल्सो इंश्योर दैट, ये जो बोर्ड है वो और क्या एश्योर करता है, सच नेम जो है हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर वेल नोन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के अगर एक नाम जो है वो यूज हो चुका है तो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के लिए वो सेम नाम यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नोन ऑर्गेनिज्म, जो नोन ऑर्गेनिज्म है उसको जो है एक साइंटिफिक तरीके से यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो है उन्होंने तैयार किया। और हर एक नेम जो है उसका दो कंपोनेंट होना चाहिए, उसमें कहा गया एक कंपोनेंट जो है वो पहला नेम होना चाहिए दैट इज जेनेरिक नेम, और दूसरा उसके अंदर स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। ठीक है। किसी भी प्लांट्स का या एनिमल की या किसी भी चीज़ की अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसको साइंटिफिक बेसिस के हिसाब से उसमें दो नाम, दो कंपोनेंट होना चाहिए, एक जेनेरिक नेम होना चाहिए और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होना चाहिए। ये जो सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट, इसको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिसमें कि हम दो नाम प्रोवाइड करते हैं, दो कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। इस जो तरीके को, इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये जो नेमिंग है ये दिया गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है जब मैंने आपको डेट एंड साइंटिस्ट ने बताया था। तो लिनियस, कैरलस लिनियस जो है इन्होंने ही बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था और इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो नेमिंग सिस्टम है यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, इसको बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट अच्छा माना गया। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ मैंगो। अगर हम एक आम का एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स लेटर, जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगो का उसको लिखा जाता है एज अ मेंजीफेरा इंडिका, जहाँ पे मेंजीफेरा जो है उसका जेनेरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो इंडिका है, जो कि स्मॉल से स्टार्ट होता है, स्मॉल आई से स्टार्ट हुआ है। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम। अब हम देखते हैं कि ये जो मेंजीफेरा इंडिका है ये कैसे बाइनोमियल नेम है। इसमें इन दिस नेम मेंजीफेरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, मैंने अभी आपको बताया है, और इंडिका जो है वो पर्टिकुलर स्पीसीज जो है, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज हम कह सकते हैं, उसको दर्शाता है। ठीक है। और अदर यूनिवर्सल रूल्स जो है नोमेनक्लेचर का, अगर हम किसी चीज़ का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो उसके कुछ रूल्स होने चाहिए। ऐसे ही किसी चीज़ का नोमेनक्लेचर नहीं कर देना है, रूल्स के हिसाब से उसको करना है, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो रूल्स को करने के लिए
आपको ये 3-4 रूल्स जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है। मतलब इससे अगर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है तो नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये मैंने आपको बताया है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम दे देगा उसके साथ, जैसे मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, उसके बाद होमोसैपियंस, ह्यूमन जो है उसका होमोसैपियंस होता है, तो इस तरह से उसका नेमिंग पूछा जा सकता है इससे। और एक थर्ड चीज जो आपसे पूछा जा सकता है वो रूल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो रूल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखेंगे इसको। सबसे पहला रूल कहता है कि बायोलॉजिकल जो नेम होना चाहिए वो लैटिन में होना चाहिए और रिटन इन इटैलिक्स, मतलब जो बायोलॉजिकल नाम होता है वो लैटिन के अंदर होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए। और दूसरा, उसको इटैलिक्स में लिखा, अगर लिख रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में हम लिखेंगे। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम द लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, उसके मतलब उसको जो है किसी भी जगह से उसका ओरिजिनेशन है लेकिन उसको लैटिनाइज किया जाएगा और उसको डिराइव किया जाएगा फ्रॉम द लैटिन से। उसके बाद जो पहला वर्ड होता है बायोलॉजिकल नेम का वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, हमेशा ही वो पहला वर्ड उसके जीनस को डिफाइन करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो डिनोट करेगा उसके स्पेसिफिक एपिथेट को। तो ये चीजें आपको समझना है। तीसरा जो रूल है कि जो दोनों वर्ड होगा जब हम लिखेंगे तो बायोलॉजिकल नेम में होना चाहिए, जो दोनों बायोलॉजिकल नेम होगा वो जब हैंड रिटन होगा, जब उसको हम हाथ से लिखेंगे तो वो सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। और अगर उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं तो वो इटैलिक्स में प्रिंट होना चाहिए ताकि उसका लैटिन ऑरिजिन है वो इंडिकेट होना चाहिए। मतलब इटैलिक्स में प्रिंट होगा तभी उसका लैटिन ऑरिजिन हमें समझ में आएगा। और अगर उसको हम हैंड रिटन कर रहे हैं, मतलब लिख रहे हैं, तो वो सेपरेटली वर्ड जो है अलग अलग से अंडरलाइन होना चाहिए। फोर्थ रूल जो है वो है दैट इज द फर्स्ट वर्ड डिनोट द जीनस स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पहला लेटर होगा जीनस वो स्टार्ट होगा हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है या स्पीसीज वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका, जहाँ पे एम जो है जीनस है, मैंजीफेरा इंडिका, और ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ है। इंडिका जो है स्पेसिफिक एपिथेट है जो कि स्मॉल से स्टार्ट हुआ है। तो ये 4 रूल जो है आपको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं कि नेम जो है ऑथर का अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक। अगर हमें ऑथर का नेम, जिस भी ऑथर ने उसका नाम दिया है, अगर वो हमें लिखना है, उसको अगर हमें दिखाना है, तो हम स्पेसिफिक एपिथेट के बाद जो है उस ऑथर का नाम लगा देते हैं, वो भी जो है एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम। और वो कैसे होगा? एब्रीविएटेड फॉर्म में। एब्रीविएटेड फॉर्म बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है। तो मैंजीफेरा इंडिका और लिन का मतलब है यहाँ पे लिनियस, एब्रीविएटेड फॉर्म है। इसमें हम स्पेसिफिक एपिथेट इंडिका के बाद जो है यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं? लिन लगाएंगे। अगर हमें साइंटिस्ट को जो है वो दर्शाना है, दिखाना है, तो हमें जो एब्रीविएटेड फॉर्म है उसका शॉर्ट फॉर्म वो हमें दिखाना होता है यहाँ पे। ठीक है, ये इंडिकेट करता है दैट दिस स्पीसीज वाज डिस्क्राइब बाय द लिनियस। ये जो लिन है ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो स्पीसीज जो है ये इसको डिस्क्राइब किया गया लिनियस के द्वारा। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे लिए इम्पॉसिबल है सारे ऑर्गेनिज्म को एक एक करके स्टडी करना। ये तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। अब इसको पॉसिबल करने के लिए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली वो तरीका होता है जिसमें कि एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। किसी भी इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के हिसाब से बाहर से उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम देख करके बाहर से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को की जो कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर उस ऑर्गेनिज्म को डालने को जो है उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग, कैट और इंसेक्ट। हम इजिली रिकॉग्नाइज कर पाते हैं ग्रुप्स की। किसकी ग्रुप्स को? प्लांट्स, एनिमल्स हो गया, डॉग्स है, कैट्स है, इंसेक्ट है, इन सब की ग्रुप को हम इजिली आइडेंटिफाई कैसे कर पाते हैं? बाहर से देखिए, प्लांट्स है उसमें ग्रीन लीफ होंगे, उसमें रूट्स होंगी, स्टेम होगी, तो इस सब चीज़ें से हम पता लगा पाते हैं। एनिमल्स है तो उसमें उसकी जो है बाहर से हम देख के पता लगा देते हैं। डॉग्स है उसमें 4 पैर है, उसकी जो टेल है। कैट्स है तो इस तरीके से हम बाहर से ही देख के समझ जाते हैं कि ये जो है कैट है, डॉग है, या फिर प्लांट्स है, एनिमल्स है। तो कन्वीनियंट कैटेगरीज के बेसिस पे हम समझ जाते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोसिएट सर्टन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ ए डॉग? जब हम एक डॉग को देखते हैं तो हम क्या इमेज क्या समझते हैं? व्हाट इमेज डू यू सी, मतलब अगर एक डॉग के बारे में हम सोच रहे हैं तो हम कैट के बारे में इमेज नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते, हम डॉग के बारे में इमेजिन करते हैं। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ
विल सी द डॉग्स, हम डॉग को देखेंगे, कैट को नहीं देखेंगे. नाउ इफ वी आर वेयर टू थिंक ऑफ द एल्सेटियंस, वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सपोज वी वेयर टू सी मैमल्स, यू वुड ऑफकोर्स थिंक ऑफ द एनिमल्स विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स. मतलब अगर हम मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसमें ये दिमाग लगाएंगे कि अच्छा जो है उसके पास एक्सटर्नल ईयर्स होंगे, बॉडी हेयर्स होंगे. लाइकवाइज इन द प्लांट, जैसे प्लांट्स के अंदर इफ वी ट्राई टू टॉक अबाउट द वीट, अगर हम वीट के बारे में, गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड्स विल बी ऑफ द प्लांट, वीट प्लांट्स के बारे में, नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट. हेंस ऑल दीज, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया, मैमल्स हो गया, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब के बारे में आर कन्वीनियंट कैटेगरीज यूज होता है टू स्टडी, मतलब इनके बारे में स्टडी करने के लिए. जो साइंटिफिक टर्म होता है इन सबको कैटेगराइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं टेक्सा. हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टेक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल. मतलब अलग अलग जो लेवल्स होते हैं उन पे टेक्सा जो है वो डिफाइन होता है, उनकी कैटेगरीज होती है. हेयर उसके बाद वेयर इट इज वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा, मतलब प्लांट जो है ये भी एक तरह का टेक्सा होता है, वीट ऑल्सो एक तरह का टेक्सा है. सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग सारे टेक्सा है. बट यू नो दैट डॉग जो है एक तरह का मैमल है और मैमल्स क्या है, एनिमल्स है. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स जो है वो टेक्सा है लेकिन डिफरेंट लेवल्स पे हैं. इसके बाद hence based on characteristic of living organism can be classified into different टेक्सा. ये जो प्रोसेस है इसको हम टेक्सोनोमी कहते हैं, जिसमें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में. इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं. जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल डेवलपमेंट, टेक्सोनोमी बेसिकली हम एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, सेल की स्ट्रक्चर के बेसिस पे, डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज में जो है इन सब चीज़ों को इंक्लूड करते हैं. यहाँ पे जो बेसिक है टेक्सोनोमी की, उसमें सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं. ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं, टेक्सोनोमी जो है, टेक्सोनोमिक मतलब जब हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट टेक्सा में, तो उसकी क्लासिफिकेशन के लिए ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर. टेक्सोनोमी जो है ये कुछ नया नहीं है. ह्यूमन बींग्स ऑलवेज हैव बीन इंटरेस्टेड in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use. In early days में human beings needed to find sources of their basic needs of food, clothing and shelter. इसलिए जो earliest classification है वो based है uses of various organism के basis पे. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organism and their diversity, but also the relationship among them. ये जो ब्रांच होती है स्टडी की, इसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक. जो वर्ड सिस्टमैटिक्स है वो डिराइव होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है सिस्टेमा. सिस्टेमा का मतलब होता है जो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कैसे होती है ऑर्गेनिज्म की. ठीक है. इसके बाद लिनियस जो है उन्होंने यूज किया सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. जब उन्होंने पब्लिकेशन किया तो उसमें सिस्टेमा नेचुरी जो है अपनी पब्लिकेशन का टाइटल दिया. एंड द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वाज लेटर इन लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. सिस्टमैटिक्स टेकन इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म. इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की तरफ. टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा. जो क्लासिफिकेशन है ये एक तरह का सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी जो हायरार्की ऑफ स्टेप्स हैं जिसमें कि हर एक स्टेप में रिप्रेजेंट करता है एक रैंक या फिर कैटेगरी को. सिंस द कैटेगरी जो है इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरी, इसको हम टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं. और सारे कैटेगरी को एक साथ हम टेक्सोनोमिक हायरार्की कहते हैं. हर एक जो कैटेगरी है इसको हम यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है कहा जाता है. इनफैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली नोन एज द टेक्सा, जिसका प्लूरल होता है टेक्सा. मतलब टेक्सॉन जो है उसका प्लूरल होता है टेक्सा. जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं और हायरार्की है कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल. इंसेक्ट एक एग्जांपल है, जैसे कि इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ ज्वाइनिंग मतलब अपेंडेजेस या फिर ज्वाइंटेड लेग्स. जो इंसेक्ट है वो रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें कि मतलब इंसेक्ट के अंदर जो भी तरह के मतलब अलग अलग तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट्स होंगे तो उसमें क्या होगा कि एक कॉमन फीचर हमें देखने को मिलेगा. क्या कॉमन फीचर होगा? दैट इज 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंटेड लेग्स.
ये हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और ए कैटेगरी। इस तरह से उनकी नाम और कैटेगरी हम दे सकते हैं, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं उनके 3 पेयर जो लेग्स है, जॉइंटेड लेग्स है, उसके हिसाब से। कैन यू नेम सम अदर सम सच ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। जो ग्रुप्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, एंड कैटेगरी फर्दर डिनोट करता है रैंक को, और हर एक रैंक या फिर टेक्सोन जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को। ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज विच आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। तो टेक्सोनोमिक स्टडीज है ऑफ ऑल वेल नोन ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी तरह के नोन ऑर्गेनिज्म है उनकी जो टेक्सोनोमिक स्टडीज है हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, जैसे कि किंगडम, फाइलम, डिवीजन, प्लांट्स के लिए क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये मैंने आपको बता दिया है। टेक्सोनोमिक हायरार्की के ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसमें कॉमन कैटेगरीज होता है जिसकी बेसिस पे हम जो क्लासीफाई होता है, टेक्सोनोमिक स्टडीज की जाती है। जैसे कि किंगडम होता है, फाइलम है, डिवीजन है। डिवीजन मतलब फाइलम जो है वो एनिमल्स के केस में और डिवीजन प्लांट्स के केस में यूज होता है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सारी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। या तो प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे, किसी में भी अगर हम क्लासीफाई कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी पे कौन आएगा? दैट इज स्पीसीज आएगा। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरी। अलग अलग कैटेगरीज में कैसे हम जो है ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर पाते हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब उनका जो बेसिक कैरेक्टर है, उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब ऑर्गेनिज्म को जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनका या इंडिविजुअल है उनका कॉमन कैरेक्टर क्या है, उस हिसाब से ये इसको हम प्लेस कर पाते हैं। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जितने भी तरह के हमारे टेक्सोनोमिक हायरार्की है उन सबको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीसीज से। स्पीसीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है वो स्पीसीज आती है, और स्पीसीज जो है इसमें Taxonomic studies considered a group of individual organism with fundamental similarities as a species. ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पीसीज बनाते हैं, और डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, वो कंस्टिट्यूट कर किसको करता है? स्पीसीज को। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। बाहर से जो दिखने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके हिसाब से हम एक ऑर्गेनिज्म के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। मतलब एक स्पीसीज के बीच में जो है वो डिस्टिंग्विश हम इसी बेसिस पे कर पाते हैं, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे। लेट अस कंसीडर मेंजीफेरा इंडिका एंड सोलेनम ट्यूबरेसम, जिसको हम पोटैटो कहते हैं। मेंजीफेरा इंडिका जो है वो मैंगो है, सोलेनम ट्यूबरेसम पोटैटो है, और पैंथेरा लियो जो है वो लायन है। देखो, एक आम है, दूसरा जो है आलू है, और तीसरा जो है हमारे पास क्या है? लायन है। अब इसमें ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरेसम एंड लियो, ये जो है तीनों क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। वाइल द पहला जो वर्ड है वो क्या है? मेंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरम। ये क्या है? जेनरा है विच रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन या कैटेगरी को डिफाइन करता है। जीनस मतलब इससे स्पीसीज से बड़ा जो टैक्सोन या कैटेगरी है वो क्या है? हमारा जीनस है या फिर जेनरा है, तो उसको डिफाइन करता है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज, इनका सिमिलैरिटीज, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज क्या है? सेम है। फॉर एग्जांपल, जो पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम कहते हैं टिग्रीज, एंड सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक निग्रम। तो ये जो पैंथेरा है इसका अदर एक स्पेसिफिक एपिथेट है जिसको हम कहते हैं टिग्रीज, और सोलेनम जो है इसको हम क्या कहते हैं? निग्रम भी कहते हैं। एंड मेलोंजेना, जो ह्यूमन बींग्स है बिलोंग टू द स्पीसीज सेपियंस। जो ह्यूमन बींग्स है वो सेपियंस नाम के जो ये स्पीसीज है उससे बिलोंग करता है, विच इज ग्रुप्ड इनटू द जीनस, और इसका जीनस क्या है? होमो है। जो साइंटिफिक नेम है दस फॉर ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस के फॉर्म में इसको लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जीनस के ऊपर। जो जीनस है कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज।
ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो है, देखो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है स्पीसीज को डिनोट करता है। अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो है वो जीनस को रिलेट करेगा। तो जीनस जो है वो रिलेटेड स्पीसीज से मिलकर बनता है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ द अदर जेनरा। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जेनरा क्या होता है? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का एग्रीगेशन है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है दो डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन दोनों बिलोंग करते हैं जीनम्स सोलेनम। दोनों का ही जीनस जो है वो क्या है? सोलेनम है, लेकिन उनका जो डिफरेंट स्पीसीज जो है वो डिफरेंट है। जैसे लायन की बात कर ले तो पैंथेरा लियो एंड लिपार्ड जो है पैंथेरा पार्डस, इसमें, और टाइगर जो है पैंथेरा टिग्रिस है। इसमें सेवरल कॉमन फीचर्स हैं। ऑल आर ऑल द स्पीसीज ऑफ द जीनस, इनका जीनस जो है पैंथेरा है, सबका जीनस सेम है। ये जो जीनस है डिफर करता है फ्रॉम द अदर जीनस, जैसे कि फैलिस, जिसको इंक्लूड करता है कैट। इसके बाद हम चलते हैं तीसरा, दैट इज फैमिली की तरफ। और फैमिली जो है द नेक्स्ट कैटेगरी है फैमिली। इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा होगा। जैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जो है वो जीनस है, वैसे ही ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो जीनस है वो फैमिली होता है, विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस। यहाँ पे धीरे धीरे सिमिलैरिटीज क्या होती है? वो कम होती जाती है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज है वो स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ, तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज क्या होते हैं? घटने लगता है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो होते हैं प्लांट स्पीसीज के, उसके बेसिस पे हम फैमिली को क्या करते हैं? कैरेक्टराइज करते हैं। अमंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल प्लांट्स की अगर हम बात कर ले तो 3 डिफरेंट जो जेनरा है, जैसे कि सोलेनम हो गया, पेट्यूनिया हो गया और दतूरा जो होता है, इसको एक ही फैमिली के अंदर रखा जाता है, यानी कि सोलेनेशी के अंदर रखा जाता है। तो इन तीनों का क्या है? फैमिली सेम है। अमंग एनिमल्स के अंदर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीनस जो है पैंथेरा जो है इंक्लूडिंग, जिसके अंदर आता है लायन, टाइगर, उसके बाद लिपार्ड जो है इसको हम रखते हैं अलॉन्ग विद द जीनस जिसका नाम है फेलिस, यानी कि कैट इन द फैमिली फेलिडी के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं मतलब पैंथेरा के अंदर इन सब चीजों को रखते हैं, और फेलिस जो है कैट इसके अंदर मतलब फैमिली जो है इसका फेलिडी के अंदर रखते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड ए डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, जिसको कहते हैं फेलिडी एंड कैनिडी, एक डॉग और एक कैट का फैमिली। इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर का। तो ऑर्डर जो है यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन ए नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स पे बेस्ड हैं। जनरली ऑर्डर एंड अदर जो हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स के हिसाब से। ठीक है, ऑर्डर बीइंग अ हाईएस्ट कैटेगरी, ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट कैटेगरी है। इज द असेंबलीज ऑफ फैमिली, क्योंकि इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? फैमिली पढ़ चुके हैं, तो उसी का असेंबलेंस क्या है? जो है वो हमारा ऑर्डर है, विच एक्सहिबिट न्यू सिमिलर कैरेक्टर। फ्यू, इसमें कुछ ही फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हमें पता है सिमिलैरिटीज घटती जाती है। जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू द डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। जो प्लांट फैमिली जैसे कि कॉन्वलविलेशी है, सोलेनेसी है, आर इंक्लूडेड, इनको एक ही ऑर्डर यानी कि पॉलीमोनियस के अंदर रखा जाता है, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे। जो एनिमल ऑर्डर है कार्निवोरा, जिसमें अंदर आता है फैमिली जैसे कि फैलिडी और कैनिडी इसके अंदर आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्लास के ऊपर। जो क्लास है हमारा, इसमें दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, बहुत सारे रिलेटेड ऑर्डर्स जो है वो मिलके क्लास बनाते हैं। जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजेज मंकी, गॉरिला एंड गिबॉन, ये इसको रखा जाता है एक ही क्लास में, जिसको कहा जाता है ममेलिया, अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल जैसे कि टाइगर, कैट एंड डॉग। जो क्लास मेमेलिया है हैज अदर ऑर्डर ऑल्सो, जो क्लास मेमेलिया है उसका अदर ऑर्डर भी है। जो फाइलम है इसमें आ जाता है हमारे पास द क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल जैसे कि फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड अलॉन्ग विद मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हाईएस्ट कैटेगरी, हायर कैटेगरी जिसको हम कहते हैं फाइलम। ठीक है, all these based on the common features जैसे कि presence of a notochord and the dorsal hollow neural system are included in the phylum, इसको chordata के अंदर रखा जाता है। plants की अगर हम बात कर ले तो classes with a few similar characters are assigned to a higher category जिसको हम कहते हैं divisions। इसके बाद अब हम समझते हैं kingdom को। जो किंगडम है हमारा, सारे जो एनिमल जो है वो बिलोंग करते हैं डिफरेंट फाइला को, आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी जिसको हम कहते हैं किंगडम एनिमालिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। जो किंगडम प्लांटी है ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, henceforth वी विल रेफर टू दीज 2 ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड प्लांट
किंगडम्स। जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है फ्रॉम द स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन सोन असेंडिंग ऑर्डर। मैं अभी आपको दिखाती हूँ फिगर में, असेंडिंग ऑर्डर में उसको रखा गया है। ये जो ब्रॉड कैटेगरीज है, हाउएवर टेक्सोनोमीज हैव आल्सो developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of the various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? Say for example, as we go from higher from the species से kingdom की तरफ हम जब जाते हैं, जो common character होता है वो क्या होता है, घटता चला जाता है। जितना lower taxa होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी वहाँ पे, मतलब मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद द टेक्सोन्स हियर, उतनी ज़्यादा उसमें सिमिलैरिटीज होंगी। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशन। जितनी हाईएस्ट कैटेगरी होती है उतनी रिलेशन जो है वो कैटेगरी की वो डिफाइन करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड रिलेशन टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब जो इस टेबल को हम समझ लेते हैं। सबसे पहले सबसे लोएस्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, स्पीसीज है। ये जो ऑर्डर है ये आपको पता होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन प्लांट्स के लिए और किंगडम है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, किंगडम है। सबसे लोएस्ट स्पीसीज है, यहाँ पे सिमिलैरिटी ज़्यादा है, और सबसे कम सिमिलैरिटीज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस टेबल को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो इस टेबल को याद रखने के लिए ऑर्गेनिज्म विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है। तो अगर कॉमन नेम मैन है, मैन जो है इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, होमो सेपियंस होगा। जो हाउस फ्लाई है इसका जो इतना मतलब कम से कम इतना आपको बायोलॉजिकल नेम आपको पता होना ही चाहिए, जो हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। हाउस फ्लाई की अगर हम बात कर ले तो मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है। मैंगो की अगर हम बात कर ले तो उसको मैंजीफेरा इंडिका कहा जाता है। वीट की अगर हम बात करें तो उसको हम ट्रिटिकम एस्टिवम कहते हैं। अब हमें सबसे पहले निकालना है इसका जीनस, और जीनस क्या होता है, जो इसका सबसे पहला जो वर्ड होता है वो इसका जीनस होता है। तो पहला वर्ड क्या है इसका, होमो। होमो इसका मैन का जीनस हो जाएगा। ऐसे ही मस्का इसका जीनस है। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा जो है वो मैंगो का हो जाएगा, और ट्रिटिकम जो है वो जीनस हो जाएगा किसका, वीट का। फैमिली की अगर हम बात करें तो इसी में अगर लास्ट में ए वर्ड लगा हुआ है तो वो फैमिली को दर्शाता है। जब भी ए वर्ड लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो फैमिली को के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे जो मैन है उसके लिए फैमिली है होमिनिडी। इसके बाद जो हाउस फ्लाई है उसके लिए है मस्केडी। एनाकार्डियेशी जो है ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंगो के लिए। और पोएसी जो है वो किसके लिए, वीट के लिए है। ऑर्डर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे प्राइमेटा हो गया मैन के लिए, इसके बाद डिप्टेरा हो गया हाउस फ्लाई के लिए, सेपेंडेल्स है मैंगो के लिए, और पोएस जो है वो वीट के लिए है। क्लास की बात कर ले तो यहाँ पे मेमेलिया क्लास है मैन का, हाउस फ्लाई का इंसेक्टा, उसके बाद जो है मैंगो का डाइकोटिलेडनी, और वीट जो है उसका मोनोकोटिलेडनी। तो ये टेबल आप अच्छे से इसको लिख करके याद कर लेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि टेबल से बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। फाइलम और डिवीजन की अगर हम बात करें तो मैन जो है इसका फाइलम जो है कॉर्डाटा है, हाउस फ्लाई का आर्थ्रोपोडा है, हमें पता ही है इंसेक्ट ग्रुप का है। मैंगो का एंजियोस्पर्मी है, और वीट भी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करता है। और यहाँ पे आके हमारा पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। मैंने हर एक पॉइंट जो है उसको अच्छे से करवा दिया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है पूरा समझ में आ गया है। आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप 1.5x 2x पे जाकर के आप उसको रैपिड रिवीजन की तरह आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। जितनी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आती है उन चीज़ों को तो मैंने अच्छे से आपको बता ही दिया है कि किन की चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन आएगी। अब हम थोड़ा समरी जो है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। हमें पता है कि समरी से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए हम समरी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो लिविंग वर्ल्ड है वो रिच है वैरायटी में, बिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो है हैव बीन आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब, लेकिन एक लार्ज नंबर जो है स्टिल जो है अभी तक अननोन है। बहुत सारे जो है 1.7 से 1.8 मिलियन जो है वो डिस्क्राइब है, हमें नेम एंड डिस्क्राइब है, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे भी हैं जो अननोन है, जो जिनकी जो है नेमिंग नहीं की गई है, जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये जो द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, habited, physiological and morphological features make us seek the defining characteristic of the living
organism. In order to facilitate the study of the kinds and diversity of organism, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of organism. The branch of knowledge dealing with these aspects refer to as taxonomy. और जो taxonomic studies है of various species और plants animals का are useful in agriculture, forestry, industry और general for knowing our bioresources and their diversity. जो बेसिक्स है टैक्सोनॉमिक्स का, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सली इवॉल्व अंडर इंटरनेशनल कोड बेस्ड ऑन द रिजेंबलेंस एंड डिस्टिंक्ट डिफरेंसेज. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है इसको डिफाइन किया, आइडेंटिफाई और असाइन किया जाता है एक करेक्ट साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम से, कंप्राइजिंग टू वर्ड, जैसे कि पहला बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है नोमेनक्लेचर है, उसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट ऑक्युपाइज अ प्लेस और पोजिशन इन द system of classification. There are many categories or rank and are generally referred to as taxonomic categories or taxa. All the categories constitute a taxonomic हायरार्की. और यहाँ पे आके हमारा जो चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया है. इसके बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है. आप चाहे तो एक्सरसाइज को कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आप बोर्ड के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहे हैं फिर भी एक बार आपको देख लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और वो थोड़ा सा वास्ट है. तो उसको जो है हो सकता है वो 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको एक ही लेक्चर्स में कंप्लीट करने की. और जो अगर आपको इसके पहले के जो भी लेक्चर्स, इसके ऊपर लेक्चर्स अगर आपको पढ़ना है और हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम से आप ले सकते हैं नोट्स को. और जो इसके पहले जो भी मैंने आपको बताया है वो प्लेलिस्ट में दे रखा है, तो आप उसको जाकर के देखिए. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर्स और हर चीज़ों को मैंने आपको बताया है, आप उसको जाकर के देख लीजिए. और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू.